चलिए स्टार्ट करें हम लोग। देखो, आज हमारे पास कंपनी अकाउंट्स का कुछ और नया पार्ट होगा। ठीक है, उसमें कुछ और छोटे छोटे बेसिक सीखेंगे। जैसे कल हमने सीखा था पार्टनरशिप और कंपनी के डिफरेंस। पार्टनरशिप में बेसिकली क्या क्या डिटेल्स होती हैं, पार्टनरशिप में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टनर्स। और कंपनी में हमने देखा था कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। जैसे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स। ओपीसी में मिनिमम मैक्सिमम मेंबर्स। और साथ ही साथ हमने देखा था कि कितने डायरेक्टर्स होते हैं, ओपीसी में कितने डायरेक्टर्स चाहिए, या प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, आज हम देखते हैं कि ओपीसी की कंडीशंस क्या हैं, बेसिक कंडीशंस ओपीसी की। ठीक है, देखो आज हम देखते हैं सबसे पहले ओपीसी की कंडीशंस क्या है। जब 1% कंपनी बनती है उसकी कंडीशंस क्या है 1% कंपनी की। 1% कंपनी कौन कौन बना सकता है, पहले ये देखते हैं। 1% कंपनी बनाने के लिए नेचुरल पर्सन होना बहुत जरूरी है। नेचुरल पर्सन मतलब हम जैसे इंडिविजुअल होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि एक आर्टिफिशियल पर्सन कभी 1% कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता। मतलब नॉर्मली एक पार्टनरशिप फर्म या एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है, वो उसके मेंबर बन सकती है। पर ओपीसी बनाने के लिए सिर्फ ओपीसी बनाने के लिए सिर्फ नेचुरल पर्सन की जरूरत है। एक नेचुरल पर्सन ही ओपीसी बना सकता है। ठीक, पहला। दूसरा, अगर हम इंडिया में ओपीसी बना रहे हैं तो उसका इंडियन सिटीजन होना बहुत जरूरी है। ही शुड बी इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन के साथ उसका रेजिडेंट, वो यहाँ का रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यहाँ का रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर वो रेजिडेंट नहीं है या इंडियन सिटीजन नहीं तो ओपीसी नहीं बना सकता। तो ओपीसी के लिए पहले ये दो कंडीशंस हैं इंडिविजुअल के लिए कि कौन बना सकता है ओपीसी। नेचुरल पर्सन, हम जैसा इंडिविजुअल, कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं बना सकता। और इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेजिडेंट होना चाहिए। ये क्लियर, यहां तक क्लियर। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन। अब हमारे पास है ओपीसी के डेफिनेशन। ओपीसी की को डिफाइन किसने किया है? ओपीसी को डिफाइन किया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 62। ये ओपीसी को डिफाइन करता है। क्या कहता है ओपीसी के बारे में? 1% कंपनी एज a 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर। इसमें एक ही पर्सन होगा मेंबर। मिनिमम मेंबर एक, मैक्सिमम मेंबर, मैक्सिमम मेंबर भी कितना होगा? मैक्सिमम मेंबर भी एक ही होगा, वन ओनली। मिनिमम भी वन और मैक्सिमम भी वन। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं ओपीसी की कुछ और कंडीशन। जैसे नेचुरल पर्सन हमें समझ में आ गया, 1%। अच्छा भैया, ये फैन सारा ऑफ कर, फैन सारे सारे फैन ऑफ कर, ये बस एक चल रहा है। ठीक है, बाकी सब देखो। ओपीसी की अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि ओपीसी में अगर एक पर्सन ने ओपीसी बना ली, या तो एक पर्सन, एक इंडिविजुअल, मैं ऐसा लिखता हूं यहां पे, वन इंडिविजुअल कैन बी अ मेंबर इन ओपीसी और अ नॉमिनी इन ओपीसी। नॉमिनी इन ओपीसी, एक मेंबर या तो एक कंपनी में ओपीसी, एक ओपीसी कंपनी में मेंबर बन सकता है एक ओपीसी कंपनी में, या वो एक ओपीसी कंपनी में नॉमिनी बन सकता है। अगर मैंने एक ओपीसी बना ली मेरी, तो मैं किसी दूसरी ओपीसी में नॉमिनी नहीं बन सकता हूं।
या अगर मैं किसी नॉमिनी में, किसी अदर ओपीसी में, किसी और आदमी की ओपीसी में मैं अगर नॉमिनी हूं, तो फिर मैं मेरी ओपीसी नहीं बना सकता। या तो आप किसी ओपीसी में मेंबर हो सकते हो, आपके अपने ओपीसी हो, आप मेंबर हो, या फिर आप किसी में नॉमिनी हो सकते हो फिर मेंबर नहीं हो सकते। ये ओपीसी की कंडीशंस। ये तो क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब ओपीसी की और कंडीशंस क्या है? इट कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। ओपीसी कभी भी चैरिटेबल पर्पसेस के लिए काम नहीं आता। इट फॉर्म्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। चैरिटेबल का मतलब है दान पुण्य वाली कंपनीज। ठीक है, चैरिटेबल पर्पसेस। उसका रीजन क्या, लॉ ने ऐसा क्यों डाला कि ओपीसी चैरिटेबल पर्पसेस के काम नहीं ले सकते आप? कोई भी आदमी क्या करेगा, ओपीसी बनाएगा और चैरिटेबल फर्म बना देगा, चैरिटेबल कंपनी बना देगा और लोगों से पैसे ले लेगा और अपनी लाइफ आराम से चलाएगा। चैरिटेबल पर्पसेस के लिए कभी भी ओपीसी नहीं बन सकती। ओपीसी अगर बनानी है तो प्रॉफिट के लिए बनेगी, प्रॉफिटेबल पर्पस, प्रॉफिट कमाने के लिए, जिससे आप खुद अपना व्यापार करो, प्रॉफिट कमाओ, दैट्स इट। चैरिटेबल के लिए, चैरिटेबल समझ, दान पुण्य के लिए नहीं बन सकती। ठीक है, ये कंडीशन लिख लो आप फटाफट। कंडीशंस फॉर ओपीसी लिख लो, कंडीशंस फॉर टॉपिक, टॉपिक लिख लो आप, कंडीशंस फॉर ओपीसी 1% कंपनी। हाँ, ये, हाँ ये दोनों भी कंडीशंस है हिंदी में। अच्छा, एक व्यक्ति एक ओपीसी बना सकता है, एक व्यक्ति एक ओपीसी बना सकता है, या फिर वो किसी अन्य ओपीसी में, या फिर वो किसी अन्य ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है। ऐसा आगे ब्रैकेट में लिख लो फिर, दोनों में से एक, या फिर किसी अन्य ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है, और ब्रैकेट में आप लिख दो दोनों में से एक। या तो वो मेंबर बन जाए या फिर वो किसी में नॉमिनी बन जाए, दैट्स इट। दो में नहीं कर सकता एक साथ। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ू। कोई भी ओपीसी चैरिटेबल पर्पस के, दान पुण्य के पर्पसेस के लिए नहीं बन सकती ओपीसी। ठीक है, अच्छा, अरे हाँ सॉरी, नेक्स्ट पेज, सॉरी। हाँ, याद नहीं रहता है वो, उस वाले बोर्ड में व्हाइट हम रब करते हैं इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एक तो हमने पढ़ लिया ओपीसी चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बन सकती। ओपीसी कैन नॉट बी फॉर्म्ड ओपीसी क्या है, कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ओपीसी को आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के फॉर्म में नहीं बना सकते, एनबीएफसी नहीं बना सकते। बात समझ में आई आप लोगों? ओपीसी कभी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के फॉर्म में नहीं बन सकती है। उसका एक रीजन है। एक आदमी ने ओपीसी बनाई अपनी खुद की,
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बने। अब देखो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दो में से एक काम कर सकती है। एनबीएफसी में किसको कहते हैं? एनबीएफसी या तो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट, या फिर लोन, लोन दे सकती है। दो में से एक काम कर सकती है। देखो बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग कंपनी में भी फर्क है। बैंकिंग कंपनी या बैंक वो होती है जो दोनों काम कर सकती है, लोगों से डिपॉजिट ले भी सकती है और लोगों को लोन दे भी सकती है। पर एनबीएफसी क्या होती है? दोनों में से एक ही काम कर सकती है। या तो वो पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है या फिर वो लोन दे सकती है। कोई भी व्यक्ति जब वो ओपीसी बना रहा है तो वो एनबीएफसी नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता एनबीएफसी? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने एनबीएफसी बनाई तो पता है क्या होने वाला है? वो लोगों से डिपॉजिट लेके पैसे खा के भाग जाएगा। इसलिए पहले ही बोल दिया कि ओपीसी जो है, ओपीसी अगर बनानी है, ओपीसी अगर बनेगी तो ओपीसी कभी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं बन सकती। ठीक है, यहां तक क्लियर? लिख लो आप फटाफट। ओपीसी कभी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं बना सकते, या ओपीसी का पर्पज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं बन सकता। जो गैर वित्तीय संस्था जो होती है ना, वो नहीं बना सकते। ठीक है, ओपीसी कभी भी गैर वित्तीय संस्था नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, अब देखो, अब ओपीसी की नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ओपीसी की जो पेडअप कैपिटल, ठीक है, वो पेडअप प्रदत्त पूंजी जिसको हम कहते हैं, ओपीसी की पेडअप कैपिटल द पेडअप कैपिटल ऑफ पेडअप कैपिटल ऑफ ओपीसी cannot be cannot be more than cannot be more than cannot be more than rupees 50 lakhs। ओपीसी की पेडअप कैपिटल प्रदत्त पूंजी 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब इस कंडीशन को एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? पहला, कैन बी इक्वल टू रुपीज 50 लैक्स। क्या 50 लाख के बराबर हो सकती है? यस, हो सकती है, हो सकती है। यहां पे क्या लिखा? कैन नॉट बी मोर देन 50 लैक्स। 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। 50 लाख तो हो सकती है ना, यहीं पे घुमाएगा आपको क्वेश्चन में। एक छोटा सा क्लू पॉइंट है, यहां पे घुमाएगा। फिर दूसरा, कैन बी लेस देन रुपीज 50 लैक्स, हो सकती है। लेस देन 50 लैक्स हो सकती है, 50 लाख से कम हो सकती है। कैन बी मोर देन 50 लैक्स, ये नहीं हो सकती। बात क्लियर है? पॉइंट छोटा सा बट इसको तीन तरह से पूछा जा सकता है। 50 लाख के बराबर हो सकती है, हाँ हो सकती है। 50 लाख से कम हो सकती है, हो सकती है। पर 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। लिख लो आप फटाफट। प्रदत्त पूंजी, ओपीसी की प्रदत्त पूंजी 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती है, 50 लाख के बराबर हो सकती है, 50 लाख से कम हो सकती है, ऐसा। सेटअप कल से बराबर करो। आगे बढ़े। अब देखो, अब ओबीसी की एक कंडीशन और है। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर फॉर 3 years शुड नॉट एक्सीड ₹2 crore। द एवरेज एनुअल
टर्नओवर, एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 years, ऑफ 3 years should not exceed, should not exceed ₹2 crore। अगर एवरेज एनुअल टर्नओवर पिछले 3 सालों का वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 2 करोड़ से ज्यादा हो गया तो फिर आपका ओपीसी का जो टैग है वो हट जाएगा और प्राइवेट लिमिटेड बन जाओगे आप। हर साल इस कंडीशन को चेक किया जाता है, ऑन एवरी 31 मार्च इस कंडीशन को चेक किया जाएगा। 50 लाख की कंडीशन भी हर बार ही चेक होती है कि 50 लाख से ज्यादा पूंजी होनी नहीं चाहिए आपकी। 50 लाख से ज्यादा प्रदत्त पूंजी हुई तो आप प्राइवेट लिमिटेड बन जाओगे। और अगर 2 करोड़ से एक्सीड हुआ आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर पिछले 3 साल का तो आपको प्राइवेट लिमिटेड बनाने पड़ेगी फिर आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज एनुअल, एवरेज एनुअल टर्नओवर समझे, 3 सालों का एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज एनुअल टर्नओवर इज इक्वल टू ₹2 करोड़। क्या हो सकता है? हाँ हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है। एवरेज एनुअल टर्नओवर क्या, नहीं पहले लेस देन लेते हैं, लेस देन ₹2 करोड़ हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेस देन ₹2 करोड़ हो सकता है। आप लिखते जाओ फटाफट। एवरेज एनुअल टर्नओवर, एवरेज एनुअल टर्नओवर क्या 2 करोड़ से ज्यादा हो सकता है? नहीं, एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है यहां तक? एवरेज एनुअल टर्नओवर, हम एवरेज निकालते हैं, टर्नओवर मतलब सेल्स, हमारी जो सेल्स है, जो कंपनी माल बेचती है उसका जो रेवेन्यू सेल्स है, वो सेल्स का 3 सालों का एवरेज। ठीक है, अगर हम एवरेज निकालें 3 सालों, एवरेज निकालना आता होगा आपको, एवरेज कैसे निकालते हैं नॉर्मली, 3 सालों का एवरेज निकालें तो वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 करोड़ हो सकता है, हाँ हो सकता है, 2 करोड़ से कम हो सकता है, हो सकता है, पर जैसे ही 2 करोड़ से ज्यादा हुआ आप फिर ओपीसी नहीं हो गया, फिर आपको प्राइवेट लिमिटेड बना दिया जाएगा, अपने आप प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाओगे आप। लिखो फटाफट। सेल्स मतलब टर्नओवर। देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, आपने ये लिख लिया, फिर मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी अकाउंट्स के लिए। ये हटा दूं, ठीक है आगे बढ़ो। देखो टर्नओवर जो वर्ड होता है ना, सेल्स जो होती है, उसको 3 मायनों में 3 तरह से पूछा जा सकता है। एक तो कंपनी अकाउंट जब भी हम पढ़ते हैं तो कंपनी अकाउंट्स में हम लोग टर्नओवर को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब हमारा मेन बिजनेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये लॉजिक क्लियर? टर्नओवर को हम बोलते हैं किसी भी वर्ड से आ सकता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से आ सकता है। दूसरा ये आ सकता है जो आपने अभी पढ़ा, टर्नओवर के नाम से आ सकता है, टर्नओवर भी बोल सकते हैं। और तीसरा इसको बोल सकते हैं नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब क्या है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। गुड, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। ये तो टर्नओवर का मतलब सेल्स आपकी या नेट सेल्स, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कंपनी अकाउंट्स में इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोला जाता है। अभी हम कंपनी अकाउंट में जब आगे बढ़ेंगे तो मैक्सिमम जगह ये वर्ड यूज में आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है यहां तक क्लियर? ये 3 चीजें। अब क्वेश्चन जब आता है ना तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड लिखा आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स या टर्नओवर। ठीक है, लिख लो आप फटाफट। जो स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, जो एप्लीकेशन पर लेक्चर देख रहे हैं, वो भी मेरे साथ साथ रजिस्टर में लिखते जाएं। ये नोट्स बनेंगे रजिस्टर में, अपने आप स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनते जाएंगे। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप साथ साथ देखते जाएं और रजिस्टर लें, अपना रजिस्टर बनाएं। एक लेक्चर पहले हो चुका है कंपनी अकाउंट्स का, उसको भी देखें।
और उसमें भी अपने रजिस्टर में नोट्स लिखते जाएं और इस तरह से नोट्स लिखते जाएं, क्योंकि ये छोटे छोटे नोट्स पे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब जब वो ओपीसी बनती है, 1% कंपनी बनाई जाती है, तो उसके आगे एक वर्ड लगाया जाता है ओपीसी। किसी भी ओपीसी के आगे वर्ड लगाना पड़ेगा ओपीसी। जैसे एक कंपनी बनाएगी एबीसी, एबीसी ओपीसी ऐसा लिखा जाता है। प्राइवेट लिमिटेड के आगे क्या लिखा जाता है? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो ओपीसी के आगे लिखा जाता है एबीसी ओपीसी, मतलब 1% कंपनी। ठीक है, अच्छा अब एक और है, ओपीसी में मिनिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं। अब यहां पे बोला क्या है? कैन हैव, कैन हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर, कैन हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर, एक हो सकता है। अब वो भी अब चाहो तो, अगर एक मैं मेंबर हूं, मेरे को कोई डायरेक्टर की जरूरत नहीं, मैं कंपनी खुद संभाल रहा हूं, मैं ओपीसी एक ही हूं ना, तो मैं खुद ही संभालूंगा। कैन हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। ये क्लियर है? ये हमने कल भी पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? वर्ड क्या लगाना है? एबीसी ओपीसी। ठीक, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की। ये आप लिख लिया? चलो आगे लिखो फटाफट। ये सारे ओपीसी की बेसिक कंडीशंस हैं। जब ओपीसी बनाया जाता है तो ये बेसिक कंडीशंस फॉलो होती है ओपीसी की। अब हमारे पास है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कंडीशंस। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए क्या बोला है। A private limited company is a company which has minimum paid up share capital as may be prescribed and as may be prescribed, मतलब जो लॉ प्रिस्क्राइब करेगा as may be, as may be prescribed। as may be prescribed मतलब जो लॉ प्रिस्क्राइब करेगा उतनी मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं अभी लेटेस्ट हमारे पास क्या है पेड अप शेयर कैपिटल का। The minimum paid up capital of public limited private limited is different. In India, the minimum paid up capital for private limited is ₹1 लाख। अभी मिनिमम पेड अप कैपिटल है ₹1 लाख। ठीक है, ये मिनिमम है, मतलब 1 लाख पेड अप कैपिटल होनी चाहिए आपकी। ये आया था नोटिफिकेशन आपका 20 जून 2024 का। ये क्लियर है? आप लिख लो फटाफट। मिनिमम पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी जिसको हम कहते हैं, मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में प्रिस्क्राइब कितनी अभी? ₹1 लाख। ठीक है, कंडीशन प्राइवेट लिमिटेड की, हाँ 1 लाख मिनिमम पेड अप कैपिटल है अभी 1 लाख। ये क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो, अब हमारे पास है अब प्राइवेट लिमिटेड की अदर कंडीशंस। ये तो हो गया पेड अप कैपिटल का। प्राइवेट लिमिटेड का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बोलता है? रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, restricts the right to transfer the shares, transfer the shares। शेयर्स को ट्रांसफर करने का जो राइट है वहां पे रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि आप अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो, पर एक दायरे में रह के। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर करना के लिए मना नहीं है, पर रेस्ट्रिक्शन है। यहां पे लिख दिया
नॉट प्रोहिबिटेड, नॉट प्रोहिबिटेड मतलब ट्रांसफर करने के लिए मना नहीं है, आप ट्रांसफर कर सकते हो, मना नहीं है, बट एक दायरे में रह के, रेस्ट्रिक्शन का मतलब एक दायरा है, उस दायरे में रह के आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आपके शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, ये क्लियर है पहली कंडीशन। अब है मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए प्राइवेट लिमिटेड में, दो होने चाहिए, मिनिमम मेंबर्स टू, और मैक्सिमम 200, ये हमने कल भी पढ़ा था, मैक्सिमम 200, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज। अगर आपने एम्प्लॉइज को भी अपने शेयर्स दे रखे हैं तो पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज इनको मिलाकर, इनको हटाकर, सॉरी 200 होने चाहिए, मिलाकर नहीं हटाकर, एक्सक्लूडिंग मतलब आपको 200 की जो गणना करनी है, 200 की जो कैलकुलेशन करनी है, तो आपको एम्प्लॉइज को नहीं गिनना है, हम कंपनी के एम्प्लॉइज को भी शेयर्स दे देते हैं पर उनको नहीं गिनना है, ठीक है, तो मिनिमम मेंबर दो और मैक्सिमम 200, ये हो गया। अब एक कंडीशन है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब है प्रोहिबिट्स प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन, एनी इनविटेशन एनी इनविटेशन टू सब्सक्राइब, एनी इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स, टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड थोड़ी है, प्राइवेट लिमिटेड है। मैंने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली, तो क्या मैं उसमें पैसा लगाने के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकता हूं? नहीं। मैं अगर पब्लिक को इनवाइट करूंगा तो पब्लिक लिमिटेड बन जाएगी। मुझे अपना स्टेटस क्या रखना है, अपनी कंपनी का स्टेटस प्राइवेट लिमिटेड रखना है, तो मैं पब्लिक को कभी भी शेयर्स को इनवाइट, मतलब पब्लिक को कभी नहीं बोलूंगा एप्लीकेशन लगाओ हमारी कंपनी में, नहीं, साफ बोला है प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट्स मतलब मना कर दिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक को शेयर से के माध्यम से पैसा लगाने के लिए बिल्कुल मना करती है, प्रोहिबिट, यहां तक क्लियर है, लिख लो आप। उनके शेयर्स ऐसे हैं जैसे हम दो लोगों ने मिलकर कंपनी खोली, दो मिनिमम दो मेंबर चाहिए, हम दो दोस्त थे, उन्होंने हमने हम कंपनी खोली, आधा पैसा उसने लगाया आधा पैसा मैंने लगाया और शेयर्स बांट लिए आधे आधे, शेयर्स बनाए और शेयर्स बांट लिए, कंपनी की कॉमन सील लगाई शेयर्स पे, शेयर्स बांट लिए, खत्म, तो आधा शेयर उसका आधा शेयर मेरा है, बट दैट्स इट। ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर है, हम दो जने हैं, नहीं कंपनी के शेयर्स की बात नहीं हो रही, ये मेंबर्स की बात हो रही है। देखो मैं बताता हूं, ध्यान से देखो इधर, इसको समझो आप, हमारी कंपनी की कैपिटल है, प्रदत्त पूंजी या पेड कैपिटल है 2 लाख, 1 लाख मैंने लगाए और 1 लाख मेरे फ्रेंड ने लगाए, 1 लाख रुपए उसने लगाए 1 लाख मैंने लगाए, तो कैपिटल में दो ही मेंबर है हमारे, टोटल कैपिटल कितनी 2 लाख और मेंबर कितने हैं, दो। ये जो लिमिट है ये मेंबर्स की लिमिट है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर से मेंबर्स कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर से मेंबर्स हो सकते हैं दो, या मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 200, ये क्लियर। क्या हम पब्लिक को भी इनवाइट कर सकते हैं कि पब्लिक आए और पैसा लगाए? नहीं भैया, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अब समझ में आई, पब्लिक को कभी इनवाइट नहीं कर सकते हम, पब्लिक को न्योता नहीं दे सकते हैं कि आप हमारी कंपनी में शेयर्स लगाओ, नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड है। और अभी मेंबर कितने, दो। हाँ, अब हमारा एक दोस्त और है, वो हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, हमने बोला ठीक है आप भी 1 लाख दे दो, सी हमारा एक दोस्त है मान, तो सी भी कंपनी में पैसा लगा सकता है, एक और बढ़ जाएगा और टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे 3, इस तरह से, ठीक है यहां तक क्लियर।
मतलब हमारे बीच में रहने चाहिए शेयर्स। हम चाहते हैं जो मेंबर बने वो ही आए, पब्लिक नहीं आए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? लिख लो आप फटाफट। तो पब्लिक लिमिटेड में, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम 200 होने चाहिए, और कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाएगा। पब्लिक को नहीं बोला जाएगा कि आप शेयर्स लगाओ। ठीक, ये आ गया समझ में? लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके आगे वर्ड लगाया जाता है सिंगल लिमिटेड। जैसे रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम है तो रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, ऐसा। तो एक ही वर्ड लगाया जाता है लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड, लिमिटेड देख के पता लग जाए पब्लिक लिमिटेड है, और प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो प्राइवेट लिमिटेड है। हाँ, रिलायंस लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि उसके शेयर्स पब्लिक के पास भी है। ग्रुप ग्रुप तो इसलिए लगाया जाता है, ग्रुप तो इसलिए लगाया जाता है कि उसमें बहुत सारी उसकी खुद की छोटी छोटी कंपनियां और हैं, इसलिए उसको ग्रुप बोला जाता है। बट रिलायंस की बात करें तो रिलायंस लिमिटेड एक कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी और भी हैं, बट हम ये बोलेंगे रिलायंस लिमिटेड बस। जैसे जियो रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी है, और भी है बहुत सारी, जैसे मैं जियो हो गया, और भी है बहुत सारी रिलायंस की सब्सिडरी कंपनीज हैं बहुत। रिलायंस पेट्रोकेमिकल है, रिलायंस पॉलीमर्स है, ये सब रिलायंस लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनीज है, इसलिए ग्रुप बोला जाता है। बट पब्लिक लिमिटेड रिलायंस लिमिटेड। ठीक है, ऐसा। अब क्या बोला है? पब्लिक लिमिटेड वो कंपनी है। अब देखो पब्लिक लिमिटेड की कंपनी कंडीशन कैसे बनाई, पब्लिक लिमिटेड की डेफिनेशन कैसे बनी। इसकी डेफिनेशन बनाई है नेगेटिव तरीके से। पब्लिक लिमिटेड इज अ कंपनी, इज अ कंपनी which which is which is not a private company। पब्लिक लिमिटेड वो कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। मतलब पब्लिक लिमिटेड की खुद की डेफिनेशन नहीं है, बोला कि जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है वो पब्लिक लिमिटेड है, पहली डेफिनेशन। दूसरा, हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब कौन करता है? गवर्नमेंट, ये है हमारा लॉ। जैसे अभी हमने पढ़ा प्राइवेट लिमिटेड की कितनी मिनिमम पेड अप कैपिटल, 1 लाख। इसी तरह से पब्लिक लिमिटेड की 5 लाख है शायद लिमिट, देख लेते हैं एक बार। पब्लिक लिमिटेड की 5 लाख लिमिट है, ठीक है। और मिनिमम पेड अप कैपिटल है 5 लाख, ठीक है। तो एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब अभी कितनी प्रिस्क्राइब कर रखी है? अभी प्रिस्क्राइब कर रखी है ₹5 लाख। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो है जो प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, पहला पॉइंट। जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब उतनी है, तो अभी कितनी है प्रिस्क्राइब? 5 लाख, तो 5 लाख मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। तीसरा, तीसरी डेफिनेशन में वर्ड आया है विच इज अ प्राइवेट कंपनी बीइंग अ सब्सिडरी, इज अ प्राइवेट कंपनी which is a subsidiary of any public company, which is a subsidiary of any public company। एक प्राइवेट कंपनी, जैसे मैं उसका एग्जांपल भी देता हूं आपको। हमारे यहाँ पे एक कंपनी थी, अभी भी है मतलब कंपनी, जिसका नाम है संख्या सूत्र। एक कंपनी एक प्रोफेसर ने बनाई थी,
स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी जो होती है ना उसमें गणना करती है, संख्या सूत्र, ये एक प्रोफेसर ने बनाई थी, ये प्राइवेट कंपनी थी। पर पता अभी जियो ने जियो ने इसको एक्वायर कर लिया, 5 50 3 4 50 पे चालू। अब क्या ही करूं, जियो ने एक्वायर किया। जियो कौन सी कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जियो ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक्वायर किया, जियो ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक्वायर किया। अगर जियो ने प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी पब्लिक कंपनी कहलाएगी, क्योंकि किसकी सब्सिडरी है, एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी, इसलिए ये भी पब्लिक कंपनी कहलाएगी। तो क्या बोला है देखो, इट इज अ पब्लिक कंपनी दैट इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी। तो कोई प्राइवेट कंपनी को, ये प्राइवेट कंपनी, इस प्राइवेट कंपनी को अगर किसी पब्लिक कंपनी ने एक्वायर कर लिया तो ये भी पब्लिक ही हो जाएगी, क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा लगा हो, दैट्स इट। तो ये इसकी डेफिनेशन है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, नेगेटिवली डिफाइंड, या जिसका मिनिमम पेड कैपिटल जितना होना चाहिए प्रिस्क्राइब उतना है, या एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो वो भी पब्लिक कंपनी। सिंपल, आगे समझ आप लोगों, लिख लो आप फटाफट से। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, अब पब्लिक कंपनी की कंडीशन और है, यहां पे लिखा है शुड हैव, नहीं, मस्ट हैव, मस्ट हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। पब्लिक कंपनी के लिए लिखा मस्ट हैव, मस्ट हैव मतलब इसमें पक्के से होने ही चाहिए 3 डायरेक्टर, और मैक्सिमम कितने होंगे, 15, मैक्सिमम डायरेक्टर 15 डायरेक्टर, ये कंडीशन हमें पता है वैसे भी, मस्ट हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। अब आगे बोला है पब्लिक कंपनी भी 2 तरह की हो सकती है। पब्लिक कंपनी एक तो लिस्टेड हो सकती है, सूचीबद्ध, लिस्टेड को हम कहते हैं सूचीबद्ध, ठीक, हाँ, बस। और एक हो सकती है अनलिस्टेड, लिस्टेड सूचीबद्ध, और एक अनलिस्टेड। सूचीबद्ध समझते हैं कि किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जिसके शेयर्स को डील किया जा सकता है स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे हम टाटा मोटर्स के शेयर्स में डील कर सकते हैं, उसके शेयर्स को हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो वो लिस्टेड है। और कुछ ऐसी पब्लिक कंपनी होती है जो अनलिस्टेड होती है, हाँ, नहीं, रजिस्टर्ड का मतलब है कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड, सेबी में रजिस्टर्ड है, मतलब सेबी के हिसाब से उनको स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदा और बेचा जा सकता है तो लिस्टेड है। रजिस्टर्ड का मतलब तो सारी कंपनी रजिस्टर्ड है तभी कंपनी है, रजिस्टर्ड का मतलब ये होता है बेसिक। सेबी में रजिस्टर्ड की अगर आप बात करोगे तो इसका मतलब वो लिस्टेड है, जिनके शेयर्स को किसी स्टॉक एक्सचेंज बेचा और खरीदा जा सकता है। और अनलिस्टेड मतलब जिसको कोई किसी स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं है लिस्टेड, कंपनी ने डायरेक्टली बेचे शेयर्स पब्लिक को और पब्लिक से पैसा ले लिया, वो अनरजिस्टर्ड है, वो अनलिस्टेड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, लिस्टेड अनलिस्टेड समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये पब्लिक लिमिटेड का केस हो गया हमारा।
ठीक है, आगे चले हम लोग। अब देखो कंपनी को बनाया कैसे जाता है, इसके बेसिक समझते हैं थोड़े बहुत हम लोग। सबसे पहले कंपनी की फर्स्ट स्टेज होती है प्रमोशन। कंपनी की फर्स्ट स्टेज क्या है? कंपनी की फर्स्ट स्टेज है प्रमोशन। कंपनी को प्रमोट किया जाता है। और कंपनी को कौन प्रमोट करते हैं? प्रमोटर्स, जिसको हम कहते हैं प्रवर्तक। हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रवर्तक। शायद ऐसे लिखते हैं ना, प्रवर्तक, प्रवर्तक। ठीक है, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं उनको प्रवर्तक कहते हैं, और कंपनी को प्रमोट किया जाता है। प्रमोशन का मतलब है कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी बनाने का सोचा, बिजनेस करने का सोचा, तो वो प्रवर्तक है कंपनी के। ठीक है, ये क्लियर। अब सेकेंड स्टेज आती है इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, सेकेंड स्टेज है कंपनी की इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी को रजिस्टर करवाना, इनकॉर्पोरेशन। दैट इज इनकॉर्पोरेशन, कंपनी को रजिस्टर करवाना। देखो कंपनी को रजिस्टर कैसे किया जाता है, उसकी स्टेज है। पहले प्रमोटर क्या करते हैं, जो प्रवर्तक होते हैं वो प्रमोटर सजेस्ट द नेम, कंपनी का नाम सजेस्ट करते हैं। प्रमोटर्स कंपनी का नाम सजेस्ट करते हैं सबसे पहले। किसको? आरओसी को। आरओसी को बोलते हैं देखो हम ये कंपनी खोलना चाहते हैं और ये हम कंपनी का नाम रखना चाहते हैं। आरओसी अपने रजिस्टर में चेक करता है कि पहले से इस नाम की कंपनी है तो नहीं पहले से। आरओसी आपको कहता है जब भी आपको कंपनी रजिस्टर करानी है तो 3 नाम सजेस्ट करके भेजो। 3 नाम सजेस्ट करो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उसका नामकरण होता है ना, तो बुआ अलग नाम बताती हैं, दादी अलग नाम बताती हैं, पापा मम्मी अलग नाम बताते हैं। तो 2-4 नाम आते हैं, उनमें से जो सबसे बढ़िया लगता है वो चूज कर लेते हैं। वैसे ही कंपनी के प्रमोटर्स, जो प्रवर्तक है, वो आरओसी को सजेस्ट करते हैं 3 नाम। 3 में से सबसे पहला पिकअप करके देखता है वो। अगर रजिस्टर ऑफ कंपनी में नाम है तो दूसरा ले लेता है, दूसरा भी है तो तीसरा ले लेता है, और मान लो तीसरा नाम भी पहले से है तो वापस आपको बोलता है कि नया नाम और भेजो आप। ये तो हो गया नामकरण वाला। ठीक है, उसके बाद प्रमोटर्स को जब नाम मिल जाता है तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं। ठीक है, मेमोरेंडम एसोसिएशन बनाते हैं कंपनी के नाम से कि भाई इस कंपनी का नाम होगा ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है, जिसको हम एमओए कहते हैं, वो कंपनी का चार्टर है। चार्टर का मतलब क्या होता है? आपको अगर कंपनी के बारे में जानना है तो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखो आप, कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी क्या व्यापार करती है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, सब कुछ कंपनी के बारे में आपको कहाँ मिलेगा? एमओए में। एओए क्या करता है? एओए जो होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो कंपनी के इंटरनल रूल्स के बारे में बताता है कि कंपनी अंदर से कैसे, कंपनी के रूल क्या, कैसे चलती है कंपनी। एओए कंपनी के इंटरनल रूल्स के बारे में बताता है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। और एमओए कंपनी के बारे में बताता है। जैसे मैं एक इन्वेस्टर हूं, मुझे कंपनी के बारे में जानना है तो मैं एमओए देखूंगा, मैं एओए नहीं देखूंगा, एमओए देखूंगा। कंपनी का चार्टर है, वो चार्टर का मतलब वो पूरा बताता है कंपनी के बारे में। ऑब्जेक्ट क्लॉज, कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब कंपनी का उद्देश्य क्या है। कंपनी का कैपिटल क्लॉज, कि कंपनी की कैपिटल में कितनी है, पूंजी कितनी है, ऑथोराइज कितनी है, इशूड शेयर कैपिटल कितनी, ये सब एओए बताता है। नेम क्लॉज, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का प्लेस क्लॉज, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ये सब कौन बताता है? एमओए। ये क्लियर आपको क्या एमओए का? अब प्रमोटर क्या करते हैं? एमओए बनाते हैं, और एमओए बना के आरओसी को भेजते हैं। जब वो आरओसी को भेजते हैं तो उसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले प्रमोटर्स एक डॉक्यूमेंट बना के भेजते हैं, अंडरटेकिंग। प्रमोटर्स जो होते हैं उसमें एमओए के साथ प्रमोटर एक अंडरटेकिंग भेजते हैं। अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि हम ये प्रॉमिस करते हैं कि जितने मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स, सब्सक्राइब शेयर्स हमको लेने हैं, वो हम लेंगे। अभी नहीं ले रहे, कंपनी बनेगी, जब कंपनी का सर्टिफिकेट आ जाएगा इनकॉर्पोरेशन का, उसके बाद हम वो शेयर्स लेंगे
ये पहले से प्रॉमिस लिख के भेजते हैं। वो क्यों भेजना पड़ता है आरओसी को? जैसे मान लो आरओसी ने कंपनी बना दी, प्रमोटर क्या करेंगे, अपने खुद के शेयर्स तो खरीदेंगे नहीं, पब्लिक को इशू कर देंगे और पब्लिक से सारा पैसा ले लेंगे। भैया तुम कंपनी बना रहे हो तो तुम पहले शेयर्स लो ना अपने खुद के। तुमको बोला है तुमको इतने मिनिमम कैपिटल लगानी उतनी लगाओ। भाई पहले धीरू भाई अंबानी ने अपनी कंपनी में कैपिटल लगाई, तब पब्लिक से कंपनी ने, तो आज इसीलिए रिलायंस का 49% अंबानी के पास है, बचा हुआ 51% पब्लिक के पास है। पहले अपनी खुद की कैपिटल लगाओ ना, पराये के पैसे पे कैसे काम कर सकते हो आप? इसलिए प्रमोटर्स को प्रॉमिस लिखना पड़ता है, एक अंडरटेकिंग लेनी पड़ती है। अंडरटेकिंग समझता है, एफिडेविट जैसा। एफिडेविट होता है ना, अपने रोजमर्रा की लाइफ में एफिडेविट बनवाते हैं। अंडरटेकिंग लेनी पड़ती है, एमओए के साथ भेजनी पड़ती है अंडरटेकिंग। जितने मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारे हैं, जितने मिनिमम शेयर्स हमें लेने हैं, वो हम मिनिमम शेयर्स लेंगे, ये लिख के भेजना पड़ता है उनको, अंडरटेकिंग भेजनी पड़ती है साइन करके। ठीक, तभी आरओसी सर्टिफिकेट इशू करता है। अगर आप प्रमोटर जो प्रवर्तक हैं अगर अंडरटेकिंग नहीं भेजेंगे, आरओसी मना कर देगा, नो रजिस्ट्रेशन, साइन इनकॉर्पोरेशन करेगा ही नहीं, कंपनी कंपनी बनाएगा ही नहीं। ये क्लियर? फिर जो, ये तो हो गई प्रमोटर्स की बात, ठीक है। जिन लोगों ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पहला डायरेक्टर बनने की मंशा जाहिर की है, फर्स्ट डायरेक्टर, जो फर्स्ट डायरेक्टर बनना चाहते, देखो डायरेक्टर कैसे बनता है कंपनी, किसी भी पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर कौन बनाता है? शेयर होल्डर्स। बट अभी तो नई कंपनी है, शेयर होल्डर तो है ही नहीं इसमें, तो पहला डायरेक्टर किसको होगा, कौन बनेगा? जो कंपनी में प्रवर्तक में से बन सकता है कोई, जो कंपनी में पहला डायरेक्टर बनना चाहता है उसको एक कंसेंट भेजनी पड़ती है। कंसेंट मतलब हाँ, हाँ लिख के भेजनी पड़ती है कि मैं इस कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर बनूंगा। फर्स्ट डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर के बाद जो नया डायरेक्टर बने वो तो पब्लिक चूज कर लेगी, क्योंकि शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, फिर नया डायरेक्टर चूज कर लेंगे। और उसके पहले जो फर्स्ट डायरेक्टर बनना चाहता है उसको अपनी कंसेंट भेजनी पड़ती है, हाँ भेजनी पड़ती है कि मैं फर्स्ट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, वो साइन करके भेजेगा। तो एमओए भेजना है, एमओए के साथ प्रमोटर अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन का साइन करके भेजेंगे, और जो फर्स्ट डायरेक्टर बनना चाहता है वो भी अपना कंसेंट साइन करके भेजेगा कि मैं फर्स्ट डायरेक्टर बनना चाहता हूं। जब इसके साथ और भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, इसके बाद इसके साथ एक एक डॉक्यूमेंट और जाता है, प्रमोटर एक चीज पे और साइन करते हैं। प्रमोटर कहते हैं, एक चीज पे साइन करते हैं, लिखते हैं कि कंपनीज एक्ट की, कंपनीज एक्ट की जितनी कॉम्प्लायंस, जितनी कंपनीज एक्ट की धाराएं, उन धाराओं में कंपनी को जो भी कॉम्प्लाई करना है वो सारी कॉम्प्लायंस हम कर चुके हैं, ये भी साइन करके भेजना पड़ता है। कंपनीज एक्ट का जो कॉम्प्लायंस है उस कॉम्प्लायंस का साइन करके भेजना पड़ता है प्रमोटर्स को, कि जितनी धाराओं के अंतर्गत हमें जो भी खाना पूर्ति करनी थी वो हमने कर दी है, वो भी साइन करके भेजना, उसका भी सर्टिफिकेट साइन करके भेजना पड़ता है। एमओए, प्रमोटर मिनिमम शेयर्स कितने लेंगे उसका साइन करके भेजना कि हम लेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। कंसेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर, और कंपनीज एक्ट की जितनी कॉम्प्लायंस है वो सारी हो चुकी है उसका साइन करके भेजना पड़ता है। तब जाके आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, आपकी कंपनी बन चुकी है, तब जाके इशू करता है। अगर आपने इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजा तो आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा ही नहीं, आपकी कंपनी बनाएगा ही नहीं बुक्स में। लॉजिक क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? लिख लो आप चारों पॉइंट्स कि इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या भेजना पड़ता है। ठीक है, प्रमोशन सबसे पहली स्टेज है प्रमोशन, दूसरी इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या भेजना पड़ता है? पहले तो नाम सजेस्ट करो, प्रवर्तक कंपनी का नाम भेजते हैं। सजेस्ट करने को क्या कहते हैं हिंदी में? है, हाँ सुझाव। कंपनी का प्रवर्तक कंपनी का नाम सुझाव भेजते हैं, उसमें 3 नाम भेजने पड़ते हैं, 3 नाम भेजते हैं। उसके बाद प्रवर्तक एफिडेविट साइन करके भेजते हैं कि हमारे मिनिमम शेयर्स हम लेंगे। उसके बाद एक एफिडेविट साइन करके भेजते हैं कि हमारे मिनिमम शेयर्स हम लेंगे।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, हम आगे बढ़े। ये समझ में आ गया प्रमोशन इनकॉर्पोरेशन। अब होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, आगे बढ़ू। हाँ, फोर्थ वाले में है आपको एक सर्टिफिकेट भेजना पड़ता है, प्रवर्तकों को एक सर्टिफिकेट भेजना पड़ता है कि कंपनीज एक्ट की जितनी धाराएं हैं उन धाराओं में जो भी पूर्तियां, खाना पूर्तियां, कॉम्प्लायंसेस करनी थी वो हमने कर दी। वो भी एक सर्टिफिकेट भेजना पड़ता है साइन करके। ठीक है, ये हो गया इनकॉर्पोरेशन। अब एक, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, उस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन के भीतर, ठीक है, जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ, ये है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन कंपनी को बनाया गया, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उस दिन से 180 दिनों के अंदर, विद इन 180 डेज, विद इन मतलब 180 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कौन सा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, व्यापार को चलाने के लिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 180 दिनों के भीतर। और पता है ये जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है ना, ये सर्टिफिकेट तभी मिलेगा, यस भाई, ये सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स थे, मेमोरेंडम के जो सब्सक्राइबर्स थे, मतलब जो प्रमोटर्स हैं, उन्होंने, प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स ले लिए हैं। प्रमोटर्स हैज अंडरटेकन हैज अंडरटेकन द नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब। उनके जितने शेयर्स उनको लेने थे, हमने लिखा था ना, प्रमोटर्स प्रॉमिस लिख के भेजते हैं कि हम इतने शेयर ले लेंगे। अब इस सर्टिफिकेट 180 दिन में जब आप अप्लाई करो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए, इस सर्टिफिकेट के लिए, तो आपको एक और नोट भेजना पड़ता है कंपनी को। क्या भेजना पड़ता है? कि प्रमोटर्स को जितने शेयर्स लेने थे उन्होंने ले लिए हैं और उनके ये पैसे आ चुके हैं। डिटेल भेजनी पड़ती है कि किस प्रमोटर का कितना पैसा आ चुका है, किस बैंक अकाउंट में आया, वो सब डिटेल भेजनी पड़ती है। तब जाके आरओसी क्या देता है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा, उसके बाद आप पब्लिक को शेयर्स दे सकते हो। आप ये लिख लो पहले, फिर और आगे बढ़ेंगे। इनकॉर्पोरेशन के बाद, 180